Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will start our subject Business Law, Indian Contract Act 1872, Essentials of Valid Contract Offer and Acceptance. अब देखिए definition of contract. Contract क्या होता है? Contract is an agreement which will be enforced by the courts. A legally binding agreement is a contract. अगर हम कोई भी प्रॉमिस कर देते हैं जिसमें एक ऑफ़र होता है, एक एक्सेप्टेंस होती है, उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट. बट अगर वही एग्रीमेंट लीगली बाइंड हो तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल एट लॉ. ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जाए. Any lawful agreement is called contract. There are two important components of contract that are an agreement and legal obligation. मतलब कि contract हम उसे कहेंगे जो हमारा agreement हो, और agreement कौन सा, जो कि legally binding हो, जिसकी हमारे लीगल ऑब्लिगेशंस हो. जैसे कि ये काम हमें करना ही करना है और वो काम हमने नहीं किया तो हम उसके लिए कोर्ट में शू भी कर सकते हैं. अब देखते हैं एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट इज़ अ प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट. जहाँ पे कि प्रोमिस होता है. एन एग्रीमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. जहाँ पे एक प्रोमिसी होगा और एक प्रोमिसर होगा. एक तो ऑफ़र देगा और जो अदर पार्टी होगी वो उसे एक्सेप्ट करेगा, देन वो एग्रीमेंट हो जाएगा उनके बीच. फिर आता है लीगल ऑब्लिगेशन. लीगल ऑब्लिगेशन मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. इट मस्ट बी अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड नॉट मेरली मोरल, सोशल एंड रिलीजियस. लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है कि वो सोशल नहीं होती, रिलीजियस नहीं होती और मोरल नेचर की नहीं होती. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, राम मोहन को अपने घर में इनवाइट करता है बट किसी कारण से वो उसके घर पे नहीं जा सकता, तो अब वो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस नहीं कर सकता कि वो मेरे घर पे आया नहीं. इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं थी. बट अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹1 lakh to B and B agrees to buy it for this price, तो वो होगा उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि उनका ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. अब देखिए हमारे कुछ असेंशियल्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए. असेंशियल्स को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमारे जो सारे एग्रीमेंट्स हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, बट जो हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें हम एग्रीमेंट्स कहेंगे. ओनली डेट एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ is a contract. An agreement which is not enforceable at law cannot be a contract. Thus the term agreement is more wider in scope than contract. इसलिए हम कह सकते हैं कि agreement का जो scope है वो contract से ज़्यादा wide है और all contracts agreement होते हैं और सभी contracts agreement होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. नाउ वी विल डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देखिए सबसे पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है. देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. ठीक है, अगर हमारे ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी तभी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. विदाउट एक्सेप्टेंस और विदाउट ऑफर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. सेकंड कहता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. हमारे इंटेंशन ऐसे होने चाहिए कि लीगल रिलेशन क्रिएट होए. एंड इंटेंशन अमंग द पार्टीज दैट द एग्रीमेंट शुड बी अटेस्टेड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस. हमारे इंटेंशंस ऐसे होने चाहिए जिससे लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो. एग्रीमेंट्स ऑफ अ सोशल और डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कंटेम्पलेट लीगल रिलेशन. कोई हम डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट करते हैं, सोशल करते हैं, मोरल करते हैं, वो हमारे लीगल रिलेशन
क्रिएट नहीं करता, इसलिए जिससे लीगल रिलेशन क्रिएट हो वही हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट वन इज कंसेंसस एड आइडेम। इसमें कहते हैं कि द टू पार्टीज मस्ट हैव अग्रीड अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड इन द सेम सेंस। दोनों जो हमारी पार्टीज़ है, ऑफर करता है जो और एक्सेप्टेंस करता है, वो दोनों ही सेम टाइम पे सेम सेंस में हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है उसको एग्री करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि ए जिसके पास 2 कार होती है, एक फोर्ड और दूसरी होंडा सिटी, और वो सेल करने के लिए ऑफ़र करता है बी को अपनी एक कार, और ए जो है उसका मन होता है कि वो फोर्ड खरीदे फोर्ड बेचे, बट बी एक्सेप्ट करता है होंडा सिटी को ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे जो उनकी सब्जेक्ट मैटर है वो सेम सेंस में नहीं ले रहे हैं वो, तो इसे हम कहेंगे कंसेंसस एड एडम, मतलब दोनों की जो सेंसेस हैं सब्जेक्ट मैटर को लेके वो म्यूचुअल नहीं है। देन कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़, जो हमारी पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, मेजॉरिटी एज होनी चाहिए, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं दोनों पार्टीज़ वो साउंड माइंड होनी चाहिए, और वो किसी भी तरीके से लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए दोनों के बीच में, प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए अपना हाउस सेल कर रहा है बी को, तो उनकी कंसिडरेशन क्या होगी, प्राइस उनका कंसिडरेशन होगा। देन फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई भी किसी प्रेशर में आकर या फिर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। बोथ पार्टीज़ का फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट फॉर विच द एग्रीमेंट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू must not be fraudulent or illegal or immoral or opposed to public policy or must not imply injury to the person or property of another। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ना तो इलीगल होना चाहिए, ना ही हमारी पब्लिक पॉलिसी को उससे कुछ नुकसान होना चाहिए, ना ही वो अनदर पार्टी को इंजरी करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो इनवैलिड माना जाएगा। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न और रजिस्टर्ड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ओरल और इन राइटिंग, बट कुछ स्पेशल केसेस में होता है कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में होगा, रजिस्टर में होगा, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब कहते हैं कि नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर टू बी एक्सप्रेसिवली वॉइड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं हमारे जो वॉइड माने जाते हैं, जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे एग्रीमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 24 to 30 हैव बीन एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड। जो हमारे सेक्शन 24 to 30 में दिए गए हैं वो सब एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाएंगे। सर्टेनिटी अनसर्टेन नेचर के नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए अग्रीज टू सेल बी 100 ton ऑफ ऑयल, देर इज़ नथिंग वट एवर टू शो वट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड, द एग्रीमेंट इज़ वॉइड फॉर अनसर्टेनिटीज। मतलब कि हमें पता होना चाहिए कौन सा ऑयल है जो 100 tons सेल हो रहा है। Then possibility of performance. Another essential feature of a valid contract is that it must be capable of performance. ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो भी हमारा एग्रीमेंट हो रहा है डुएबल होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस, जिसे हम कर सकें। ऐसा नहीं कि हाँ मैं मैजिक करके दिखा दूंगा ये वो, नो। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज़ मस्ट। देन आता है हमारा काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। डिफरेंट व्यूज़ से हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के काइंड्स को पढ़ेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। सबसे पहले आएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जाएगा उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फ्रॉम for rupees 10,000 to B,
B agrees to buy it for this price, it is a valid contract. Then आता void contract. Void contract, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. It is a contract without any legal effects. It is a contract without any legal effects. अब आता voidable contracts. According to section 2I, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other or others is a voidable contract. देखिए, यूजुअली अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable when the consent of one of the party to the contract is obtained by coercion, undue influence, misrepresentation और फ्रॉड. जब हमारी क्या है, अनदर पार्टी से कंसेंट लेते हैं हम कि धोखाधड़ी से मिसरिप्रेजेंट करके फ्रॉड करके कंसेंट लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा. For example, A threatens to shoot B if he does not sell his new Hero motorcycle to A for rupees 2000. B agrees. The contract has been brought about by person and is voidable at the option of B. क्योंकि उसको धमकी दी, डराया उसे कि 2000 में बाइक बेचनी है, तो तभी उसने एग्री किया, वरना वो एग्री नहीं करता. फोर्थ, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. It is a contract which is otherwise valid but cannot be enforced because of some technical defect like absence of a written form or absence of a proper stamp. कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस पे जो प्रॉपरली रिटन फॉर्म में नहीं है और प्रॉपर स्टैम्प वगैरह नहीं है, जिसे हम कोर्ट में प्रूव ही नहीं कर सकते, वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे. नेक्स्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा ही प्रोहिबिटेड हो और पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो, उन्हें हम इलीगल कहेंगे. जैसे कि हमारा डकैती हो गया और ये वेजरिंग हो गया, ये सब इमोरल चीज़ें और जो हमारी पब्लिक पॉलिसी को अपोज करे. देन आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस के बेसिस पे आता है हमारा ये सबसे पहले यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. इन सच कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ परफॉर्म्ड हिज पार्ट एंड एन ऑब्लिगेशन इज़ आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द अदर पार्टी. एक पार्टी तो अपना परफॉर्म कर देती है, पर सेकंड जो है उसकी आउटस्टैंडिंग रह जाती है. जैसे कि डॉक्टर अपना पेशेंट को चेक करके अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर देता है, बट रह कौन गया, पेशेंट. उसके हिस्से की अभी परफॉर्म करना बाकी है, क्योंकि वो भी लाइबल है फ़ी पे करने के लिए. इसे हम कहेंगे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. देन आता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. इन सच अ कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिस ऑन वन साइड इज एक्सचेंज्ड फॉर अ प्रोमिस ऑन द अदर. जैसे कि ए promises to paint a picture in return for which B promises to pay रुपी 500. तो ये बोथ साइड से हो गया. इसे हम कहेंगे बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन वन पार्टी to the contract has performed his share of the obligation and the other party still to perform his share of promise. Like A advertises a reward of rupees 500 to anyone who find his missing dog, and when B, knowing the offer, brings the missing dog, A becomes liable to rupee 500. Next is executory contract. It is a contract where some future act is to be done. जहाँ कोई फ्यूचर एक्ट डन हो रहा हो उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. लाइक वेयर एन एग्रीमेंट इज मेड टू बिल्ड अ हाउस इन 6 months, इट इज़ एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. फिर आता है हमारा काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन. सबसे पहले आता है हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द बोथ ऑफर एंड acceptance constituting an agreement enforceable at law are made in words spoken or written. जहाँ हम बोल के या राइट करके एक्सप्रेस करते हैं हमारे वर्ड्स को माउथ से या फिर रिटर्न फॉर्म में, उसे हम कहेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. देन आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, वेयर बोथ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ आर मेड, अदरवाइज
than in words. By acts and conduct of the parties, it is an implied contract. For example, a professional shoe shiner start polishing the shoes of Anne without being requested to do so, and Anne allows Am to polish his shoes, knowing that Am expects to be paid for the service. There comes into existence an implied contract, and Anne is under obligation to pay to Am. नेक्स्ट हमारा आता है constructive or quasi contract. It is a contract in which there is no intention on either side to make a contract, but the law imposes a contract. मतलब कोई इंटेंशन नहीं होता इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने का, पर लॉ हम पे इम्पोज कर देती है. जैसे कि हमें कुछ गुड ट्रांसफ़र करना था ए के हाउस में, पर वो बाय मिस्टेक हो गया बी के हाउस में, तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बी की, वो राइट प्लेस पे उस गुड्स को डिलीवर करे. तो वो उस ना चाहते हुए भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है. अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर एंड रिटर्न द गुड्स. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑफ़र के बारे में. एन ऑफ़र इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रपोजल. Proposal is defined as person under section 2A when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such act or absence. He is said to make a proposal. ठीक है, जैसे कि एक्स ऑफर टू सेल हिज टीवी टू वाई फॉर ₹2000. देर इज़ एन ऑफर प्रपोजल. एक्स इज़ द ऑफरर और प्रपोजर एंड वाई इज़ द ऑफरी एंड प्रोमिसी. ठीक है, हम किसी को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं कि हाँ मैं आपको ये चीज़ इतने में बेच रहा हूँ, तो वो हम ऑफ़र कर रहे हैं और बदले में वो हमें कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारी ये चीज़ इतने रुपए में खरीदने को रेडी हूँ, तो उसको हम कहेंगे एक्सेप्टेंस. वो हमें अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है. अब देखिए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ऑफ़र के और क्या एसेंशियल्स होनी चाहिए एक ऑफ़र के लिए. देयर मस्ट बी टू पार्टीज़ होनी चाहिए, एक तो जो ऑफ़र कर रहा है और एक जो एक्सेप्टेंस देगा अपनी ऑफ़र के लिए. और फॉर डूइंग अ वर्क और फॉर नॉट डूइंग अ वर्क ऑफ़र होना चाहिए काम को करने के लिए या फिर ना करने के लिए. और ऑफ़र हमेशा इस व्यू से होनी चाहिए कि हमें एक्सेप्टेंस मिलेगा ही. देन देखिए लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफ़र. लीगल रूल्स क्या होंगे ऑफ़र के रिगार्डिंग. एक तो हम ऑफ़र अपना जिसे भी बताएंगे अनदर पार्टी को वो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट बताएंगे हम, डेफिनेट एंड फाइनल. इट शुड नॉट बी वेग. ऑल द मटेरियल टर्म्स मस्ट बी क्लियर एंड क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशंस. डोमेस्टिक नेचर के और सोशल नेचर के ऑफ़र्स नहीं होने चाहिए. एन ऑफ़र मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज़. ऑफ़र या तो स्पेसिफिक होना चाहिए या फिर जनरल होना चाहिए. जनरल कौन सा होगा, जो हम जनरल पब्लिक को करेंगे वो हमारा जनरल ऑफ़र होगा. और हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई ऑफ़र दे रहे हैं तो उसे हम स्पेसिफिक ऑफ़र बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन ऑफ एन ऑफ़र. नोबडी कैन मेक एन ऑफ़र टू हिमसेल्फ. कोई भी अपने आप से कोई ऑफ़र दे नहीं सकता, तो इट मस्ट ऑलवेज बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. ऑफ़र मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर. हमें ऑफ़र रिक्वेस्ट की तरह करना चाहिए, किसी को भी उस पर ऑर्डर नहीं करना चाहिए कि हाँ तुझे ये काम करना ही करना है. नेक्स्ट, प्रपोजल मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्स्टेन असेंट. मतलब हाँ करे वो, इसी व्यू से हमारा ऑफ़र होना चाहिए. नेक्स्ट, प्रपोजल में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या तो ओरल और रिटर्न में होगा या फिर इम्प्लाइड होगा. जैसे कि इम्प्लाइड में हम कह सकते हैं हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, हम रेलवेज़ में बैठ जाएंगे या हरियाणा रोडवेज़ में बैठ जाएंगे, तो क्या हम उस पैसे पे करने के लिए होंगे लायबल, तो वो हमारा इम्प्लाइड ऑफ़र हो गया.
नेक्स्ट कहते हैं कि हमारा जो ऑफ़र है वो अननेसेसरी ऑब्लिगेशंस इम्पोज ना करे ऑफरी पर। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेप्टेंस। देखो, एक्सेप्टेंस इंडिकेट्स द विलिंगनेस ऑफ द पार्टी टू whom the offer has been made to agree to the terms of offer. When an offer is accepted, it becomes an agreement and a contract. When an offer is accepted, it creates legal rights and obligation on both the parties. अब देखिए टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होते हैं, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सप्रेस कौन सा होगा, इट इज़ एक्सप्रेस व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड इन राइटिंग और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। या तो हम राइटिंग में हमारे एक्सेप्टेंस देंगे या फिर बोल के देंगे ऑरली, ठीक है। इम्प्लाइड कौन सा होगा, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ सम रिक्वायर्ड एक्ट और बाय कंडक्ट, इट इज़ नोन एज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। Then essentials of a valid acceptance. Acceptance must be absolute and unqualified. The first rule regarding the valid acceptance, that acceptance must be absolute and unqualified. A qualified and conditional acceptance amounts to a counter offer and rejection of the original offer. For example, A offers to B to sell his scooter for rupees 10,000. In response, B says yes. It is a legal acceptance. But if in the above case B replies, I can pay 8,000 for it, it is a counter offer, not acceptance. Next कहता है कि acceptance must be in accordance to prescribed manner. prescribed manner में होना चाहिए, जैसे ऑफर किया गया है उसी में हम एक्सेप्ट करेंगे, उसी मैनर में। देन आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रिस्क्राइब टाइम इट मस्ट बी विद इन रिजनेबल टाइम। हम ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे प्रिस्क्राइब टाइम पे या फिर रिजनेबल टाइम पे, उसके बाद अगर हम ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफ़र एक्सपायर और इट रिवोक्ड। एक्सेप्ट करना पड़ता है हमें ऑफ़र को या तो ऑफ़र एक्सपायर होने से पहले या फिर वो ऑफ़र ख़त्म हो जाए उससे पहले, तभी हमारी वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड टू whom इट इज़ मेड। उसी को हम हमारी एक्सेप्टेंस देंगे जिसने हमें ऑफ़र दिया है। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। एक्सेप्टर जो है प्रपोजल के लिए अवेयर होना चाहिए, क्या हमें ऑफ़र दिया गया है उससे रिलेटेड हर सब्जेक्ट मैटर से वो अवेयर होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन होना चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड लाइक एन ऑफर। जैसे ऑफ़र को कम्युनिकेट किया गया वैसे ही हमारी एक्सेप्टेंस को भी हमें बताना चाहिए कम्युनिकेट करके। साइलेंस कैन नॉट बी अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हमारी इस इंटेंशन से होनी चाहिए कि हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हमें ऑफ़र की गई है उसे हम फुलफिल कर देंगे। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू फॉर्मल contract. Acceptance subject to formal contract is valid only when the formal contract has been signed by both the parties. An agreement to enter into an agreement in future is not contract. Then next कहता है acceptance by performing condition or receiving consideration. An acceptance become complete when condition are performed or consideration is received. Acceptor should be ready and competent to fulfill the contract. जो हमारा एक्सेप्टर है वो रेडी होना चाहिए और कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रपोजल थ्रू एजेंट। अगर हमें प्रपोजल एजेंट के थ्रू मिला है तो हम एक्सेप्ट भी उसे एजेंट के थ्रू ही करेंगे। इफ़ एन ऑफरर प्रेजेंट हिज ऑफर थ्रू हिज एजेंट, एक्सेप्टर कैन प्रोवाइड हिज एक्सेप्टेंस टू द एजेंट। थैंक यू।